हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज मिश्रा है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं कि मेंस के, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मेंस के आंसर राइटिंग करते समय बहुत सी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। जैसे उसमें कुछ क्रिटिकल वर्ड होते हैं, टिप्पणी करना, आलोचनात्मक परीक्षण करना। इन सब में आपको समझ नहीं आता कि कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। हम कैसे अपने उत्तर की दिशा को किस दिशा में ले जाएं कि हमारा उत्तर सही प्रतीत हो। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरा विधिवत समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मान लो कोई प्रश्न है, उसको सर्वप्रथम प्रश्न के स्वरूप को समझें कि वह हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाइपोथेटिकल क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाइपोथेटिकल क्या होता है। प्रश्न के दो भाग होते हैं, एक टॉपिक स्टेटमेंट और दूसरा डायरेक्टरी। टॉपिक स्टेटमेंट क्या होता है और डायरेक्टरी क्या होता है। डायरेक्टरी जो होता है उत्तर की दिशा तय करता है, उत्तर की दिशा तय करता है। जैसे डायरेक्टरी से संबंधित कुछ शब्द मैं बताता हूँ कि जैसे व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए आदि। ये हाइपोथेटिकल के डायरेक्टरी शब्द हैं। इसको हम अलग अलग तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, परंतु हमारा बल उसे सिद्ध करने पर होना चाहिए। ये आपका हाइपोथेटिकल हो गया। दूसरा पॉइंट है आर्गुमेंटेटिव। क्या होता है आर्गुमेंटेटिव? आर्गुमेंटेटिव बताता हूँ। ऐसे प्रश्नों में हमें प्राय संबंधित कथन के साथ सहमति और असहमति जतानी पड़ती है। सहमति असहमति का मतलब है हम अपना झुकाव किस तरफ दिखाना चाह रहे हैं, झुकाव स्पष्ट करना होता है। उसके बाद अपने झुकाव के पक्ष में तर्क एवं उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। थोड़ा तर्क और उदाहरण देंगे तो थोड़ा उत्तर अच्छा हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न में डायरेक्टरी के रूप में हमें निम्नलिखित शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए कि आप सहमत हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के थ्रू एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि 18वीं सदी का भारत खंडित राष्ट्र संप्रभुता को व्यक्त करता है, आप कहाँ तक सहमत हैं। ये तो आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन हो गया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में बताता हूँ कि 18वीं सदी का भारत खंडित राष्ट्र संप्रभुता को व्यक्त करता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यह हाइपोथेटिकल हो गया। अभी जो उससे पहले बताया बताया था आर्गुमेंटेटिव। आपको मैं स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो भी आपको दिख रहा है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो दिख रहा है ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। इतना यानी कि आपको प्रकृति समझने के बाद उत्तर लिखा जाता है। उत्तर लिखने के लिए हमें कुछ विशेष ध्यान देना होता है। जैसे प्रश्न की शुरुआत आकर्षक रूप में हो, जो परीक्षक को ध्यान आकर्षित कर सके। ऐसा लिखो आप कि परीक्षक आपका डायरेक्ट जैसे कुछ पॉइंट बना दीजिए, कुछ जैसे मैप वगैरह ड्रा कर दीजिए, डायग्राम थ्रू आप बता दीजिए। कुछ मैं आपको डायग्राम वगैरह भी लास्ट में बताता हूँ, डायग्राम वगैरह कैसे बनाना है। दूसरा आपको ध्यान देने की क्या आवश्यकता है कि प्रश्न को आरंभ करने के पश्चात थीसिस लाइन लिख सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट का आशय है कि प्रश्न के केंद्रीय विचार पर अपने लेखन को स्पष्ट करना, अर्थात अपने लेखन का झुकाव दिखाना। एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसका मैंने थीसिस लिख रखा है, तो आप स्क्रीन पर देख रहा है, देख लीजिए। मैं क्वेश्चन आपको उसका थीसिस मैंने लिख रखा है, उसका मैंने आपको आंसर दिखा रहा हूँ, देखिए आराम से। इतना होने के बाद फिर उत्तर पॉइंट या छोटे छोटे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, परंतु सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में समय की कमी के कारण पॉइंट में लिखना आसान होगा। परंतु ध्यान रहे कि थीसिस से लेकर निष्कर्ष तक उत्तर तार्किक रूप में लिखा जाए, यानी कि तार्किक रूप में लिखें आप। विचार में किसी भी प्रकार का विरोधाभास न रहे। लेखन जब पैराग्राफ में परिवर्तित करते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि पहला पैराग्राफ का अंतिम पंक्ति और दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति के बीच अंतर संबंध दिखता हो। परंतु यह योग्यता कब आएगी? आपके अंदर यह योग्यता विकसित करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। आपको कम से कम मेंस की तैयारी से पहले आपको कम से कम 500-700 आंसर लिखने होंगे। इसे हम संक्रमण के नाम से जानते हैं। संक्रमण यानी ट्रांजेक्शन, परिवर्तन। इसको हम परिवर्तन के नाम से जानते हैं, संक्रमण के नाम से। अब लास्ट में आते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है? फिर उत्तर का आकार जो भी हो, निष्कर्ष के बिना उत्तर अधूरा दिखता है। निष्कर्ष एक पंक्ति में भी हो सकता है, परंतु निष्कर्ष में हमें पूरे उत्तर का निचोड़ लिखना होता है, पूरे उत्तर का निचोड़। किसी नई बात की ओर संकेत नहीं कर सकते हम। उदाहरण के लिए मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ।
उसका मैं क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने जो पहले वाला आपको दिखाया था कर्नाटक युद्ध वाला, उसका मैंने निष्कर्ष लिख रखा, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब लास्ट में मैं आपको प्रश्नों से संबंधित शब्दावलियों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे विवेचना कीजिए आ गया, तो विवेचना करने में आपको क्या स्टैंड लेना होगा, या फिर आपको व्याख्या करना आ गया तो उसमें क्या स्टैंड लेना होगा। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे विवेचना करना आ गया यानी कि डिस्कस, तो किसी भी विषय पर विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए फिर अपना विचार देना है, ये हो गया आपका विवेचना करना। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप थोड़ा स्क्रीन पे देख लीजिए। फिर हो गया एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना। व्याख्या करने में आपको कैसे स्टैंड लेना होगा, अधिक सूचनाएं प्रदान कर किसी तथ्य को जिसे समझना थोड़ा कठिन है अधिक स्पष्ट करना, ये हो गया व्याख्या करना। उसके बाद अगला आता है एनालिसिस। एनालिसिस अगला आता है एनालिसिस करना यानी कि विश्लेषण करना। विश्लेषण को गहराई से यानी कि स्पष्ट करना। विश्लेषण मतलब गहराई से स्पष्ट करना, किसी तथ्य का परीक्षण अथवा गहराई से विचार करना ताकि उसका अर्थ और स्पष्ट हो सके, ये होता है विश्लेषण करना। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर या नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना, किसी व्यक्ति के बारे में आलोचना करना। तो जैसे मैं किसी भी तथ्य के अच्छे एवं बुरे पक्ष पर निर्णय देना, ये होता है आलोचना करना। जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं कि इसके इसके अंदर ये कमी है बट ये भी अच्छाई भी है, तो ये होता है कि आपका आलोचना करना। फिर आता है कमेंट करना यानी कि टिप्पणी। टिप्पणी में आप क्या स्टैंड लेंगे, तो किसी कथन अथवा कार्य का मूल्यांकन करना अथवा परीक्षण करना, ये होता है टिप्पणी करना। एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए। उसके बाद होता है वर्णन करना। वर्णन यानी कि डिस्क्राइब करना। इसमें क्या है, विषय में विस्तार से लिखना ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए। उसके बाद आता है लास्ट में एवेल्युएट करना यानी कि मूल्यांकन करना। तो किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना तथा निर्धारित करना कि यह किस हद तक महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है कि आप सहमत हैं, डू यू एग्री। तो इस पे आप कैसे स्टैंड लेंगे, तो अधिकतर स्थितियों में असहमति ही जतानी होती है। इसमें आपको असहमति ही जतानी पड़ती है अधिकतर। उसके बाद आता है अमुक कथन पर प्रकाश डालिए। जैसे होता नहीं, क्वेश्चन पर प्रकाश डालिए, इस पर प्रकाश डालिए, इसमें आपको क्या स्टैंड लेना होगा। इसमें आपको कथन की सीमा में बंधकर लिखना होगा। कथन की सीमा, जो भी कथन कहे उसकी सीमा में बंधकर लिखना होता है। लास्ट में आता है परीक्षण करना यानी कि एग्जामिन करना है। इसमें पाठक के लिए सामान्यता उस पहलू को उजागर करना होता है जो वह नहीं जानता है। तो इतने सारे मीनिंग है, एक बार आप डिस्प्ले पर देख लीजिए। इतना सारा मैंने आपको सारा कंटेंट बता दिया है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। आप थोड़ा कंटेंट पे शार्प रखिए, अपना कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, करंट अफेयर थ्रू रिलेटेड करके देखिए। कुछ मैंने मैप बनाया हुआ है, कुछ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। उसका भी आप चाहे तो थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो जो आप आंसर लिख रहे हैं उसमें थोड़ा मैप, उसमें डायग्राम, थोड़ा इसको यूज करिएगा, करंट अपडेट करिएगा तो थोड़ा उत्तर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।